हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, नया सेशन, कुछ नए एमसीक्यूज आज फिर डिस्कस करेंगे। कुल मिला के 30 एमसीक्यूज आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि डिस्कशन शुरू करूं, आपको बता दूं कि जो पीडीएफ है शॉर्ट नोट्स की, वो दोनों ऐप्स के अंदर अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, साथ में थ्योरेटिकल पार्ट भी है। यानी हर टॉपिक का क्रक्स या जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है। 10 मॉक टेस्ट हैं, हर मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस विद एनालिसिस वीडियोस और 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ है। इतना मटेरियल बहुत है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये सारा मटेरियल अवेलेबल है दोनों ऐप के अंदर, किरेंस कॉमर्स जोन की और विंग्स एक उड़ान के ऐप के अंदर अवेलेबल है। और अगर आप विंग्स से कोई कोर्स ले रहे हो अकाउंटेंसी का, तो आपको अप्लाई कर देना है एक कूपन कोड। किस नाम से? किरण सर के नाम से, मेरे नाम से कूपन कोड अप्लाई करो, 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मित्रा दा ना चलता। ठीक है, चलिए ये काम कर ले। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है? ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। बिल्कुल, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा कि जब भी हम ड्राइंग्स करेंगे हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। कैश ड्राइंग करेंगे तो हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा। स्टॉक गुड्स विड्रॉ करेंगे तो स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। तो कैपिटल रिड्यूस होगी और उसके साथ साथ आपकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री होगी या कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट जो जिस पे इफेक्ट आएगा, वो जिस चीज़ का हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं तो कैश भी कम हो जाएगा, गुड्स कर रहे हैं तो स्टॉक कम हो जाएगा। और दोनों ही चीज़ें अगर कम होंगी तो उसका इफेक्ट कैपिटल पे भी आने वाला है, यानी आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो ड्राइंग्स किसी भी फॉर्म में हो कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये फॉल्स नहीं है, ये तो सही स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर नहीं है। कैपिटल मींस एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कैपिटल का मतलब एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिल्कुल, कैपिटल अगर मुझे निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एसेट्स में से माइनस करनी पड़ेंगी लायबिलिटीज। तो ये स्टेटमेंट जो है हमें बताना था कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, हमें फॉल्स बतानी है। नेक्स्ट पढ़ो जरा। अनलेस प्रॉफिट मस्ट बी कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग। आपको याद होगा एक प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो आपने पढ़ा, उसमें क्या कहा गया? एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर नहीं करना, एक्सपेक्टेड लॉसेज को हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? अनरियलाइज प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो अभी रियलाइज नहीं हुआ। तो ये एक्सपेक्टेड गेन की बात हो रही है, तो इसको तो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन क्या लिखा है इसके अंदर? अनरियलाइज प्रॉफिट मस्ट बी कंसिडर्ड। उसको भी कंसिडर करो। नहीं भाई, अनरियलाइज प्रॉफिट को हम कंसिडर नहीं करते। तो पूछा था कौन सी फॉल्स है? ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। लास्ट वाले भी पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन एसेट इज नॉट नेसेसरी ड्यू टू प्रॉफिट। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है कि अगर हमारा कोई एसेट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट हुआ। एसेट क्यों इंक्रीज हो सकता है? भाई हमने कोई उधार में चीज़ खरीदी, मान लो हमने स्टॉक जो है उधार में खरीदा तो हमारा स्टॉक यानी एसेट्स इंक्रीज हो गए। कोई फर्नीचर हमने उधार में खरीदा, फर्नीचर इंक्रीज हो गया। बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगा दी तो अगेन हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए। तो एसेट्स का इंक्रीज होना मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत कौन सी थी? सी वाली। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन? ये क्वेश्चन आता भी है बड़ी बार। इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। पहली ही करेक्ट है भाई, पहली ही करेक्ट है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, ना, ये गलत है। कैपिटल होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होती, तो ये भी गलत है। लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, ना। एसेट होता है, ना। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट होता है, ये भी गलत है। ऑल ऑफ द सारी तो गलत नहीं है, सिर्फ सही कौन सी है? पहली वाली, बाकी तीनों गलत है। चलिए बढ़ते आगे। ए न्यू पार्टनर इज नीडेड इन ए फर्म ड्यू टू। हमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में क्यों चाहिए? ऑप्शन ए, इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द फर्म। इससे हमारी कैपिटल फर्म की इंक्रीज होगी और एक एफिशिएंट पर्सन भी हमारी पार्टनरशिप में आएगा। बी, इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सी, इंक्रीज द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। डी, नन ऑफ दिस। देखिए, एक नया पार्टनर क्यों चाहिए होता है? मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक तो हमें फंड्स चाहिए, कैपिटल इंक्रीज करनी है, और कोई एफिशिएंट पर्सन भी चाहिए। इसके अलावा भी और रीज़न हो सकते हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि हमें कैपिटल इंक्रीज करनी हो या अपना कोई एफिशिएंट पर्सन को बिजनेस में लाना हो तो हमें नया पार्टनर लाते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। लेकिन बाकी जो लिखा है इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, भाई ओल्ड नए पार्टनर के आने से कोई ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ ही जाए। अरे कम भी हो सकता है, बिजनेस है तो जरूरी नहीं है। इंक्रीज द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, हाँ कैपिटल इंक्रीज होगी, वो तो यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन साथ ही साथ एक एफिशिएंट पर्सन मिलेगा। दोनों सही है लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये वाला है। सो हम ए ही इसका पहला आंसर जो है रखेंगे, कंसिडर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज शोन एज ए नोट आउटसाइड द बैलेंस शीट आर नोन एज।
वो लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट में बाहर दी जाती हैं, फुट नोट पे दी जाती हैं, वो कौन सी लाइबिलिटीज होती है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ये बैलेंस शीट के अंदर आती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ये भी बैलेंस शीट के अंदर आती हैं। कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज जो होती हैं ये हम बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं, और किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, क्योंकि ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जो अभी हमारी लाइबिलिटीज बनी नहीं है, फ्यूचर में बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। तो ऐसी लाइबिलिटीज को हम बैलेंस शीट की फुट नोट में दिखाते हैं एज पर फुल डिस्क्लोजर। ये भी याद रखो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म विल हैव द इफेक्ट ऑन, देखो ये जो पहले कंसेप्ट है इसको समझो। ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो आपके एक्सपेक्टेड गेन्स हैं हमें उनको रिकॉर्ड नहीं करना है, एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करना है। और इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम जो स्टॉक होता है, स्टॉक उसको किस प्राइस पे लेते हैं? स्टॉक को हम किस प्राइस पे लेते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम होगा, मार्केट प्राइस। सपोज आपने जो स्टॉक खरीदा उसकी वैल्यू थी 10,000, लेकिन मार्केट प्राइस उसका 9,000 है, तो दोनों में से वैल्यू कम किसकी है? 9,000 की। इसका मतलब हम स्टॉक को जब बैलेंस शीट में 10 के बजाय 9,000 में दिखाएंगे तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि हम एसेट्स को कम दिखा रहे हैं, 1,000 रुपये कम दिखा रहे हैं। और अगर एसेट्स कम दिखा रहे हैं तो एसेट्स क्या दिखेंगे? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, यानी एसेट्स अंडर स्टेटमेंट यानी जितनी एक्चुअल में वैल्यू है उससे कम में दिखाई देंगे। अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट्स नहीं होगा, अंडर स्टेटमेंट लाइबिलिटीज भी नहीं, इसका इफेक्ट जाएगा एसेट्स पे। एसेट्स हमें जो एक्चुअल वैल्यू से कम में दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस जो कंसेप्ट है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म इसको फॉलो किया और एसेट्स को, स्टॉक को दोनों में से, कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम कॉस्ट है उस पर दिखाया। विच कंसेप्ट कॉल्स फॉर एडजस्टमेंट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड रेवेन्यू? कौन सा कंसेप्ट ये कहता है कि प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंस, कि प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम को की एडजस्टमेंट की जाए, यानी वो भी अब हम अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाएं। मैचिंग कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल या ऑल ऑफ द अबव? देखिए मैचिंग प्रिंसिपल वो है जिसने ये कहा कि कोई एक्सपेंस अगर आपने एडवांस पे किया है या कोई आपकी इनकम ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, उसको आपको अपने जिस साल का प्रॉफिट दिखाना चाहते हो उस साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना है। तो एज पर किस कंसेप्ट? अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिंपली ये कहता है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, हमें ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कंसेप्ट ये कहता है कि जो प्राइस आपने किसी फिक्स एसेट को खरीदने पे दिया, फर्दर अकाउंटिंग उसी प्राइस के ऊपर होगी, यानी फर्दर जो डेप्रिसिएशन लगानी है उसी प्राइस पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो बाकी भी मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। द परचेज जर्नल कंटेन्स, परचेज जर्नल में क्या होता है? देखिए जितनी भी क्रेडिट परचेज हैं, जितनी भी क्रेडिट परचेज हैं वो सारी की सारी किसमें लिखी जाती हैं? परचेज जर्नल या परचेज बुक में। परचेज बुक जो होती है, परचेज बुक किस लिए होती है? फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। जो कैश परचेज होती हैं, कैश परचेज, वो भी बता दूं वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? कैश बुक के अंदर। कैश वाली परचेज कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। और दो परचेज अकाउंट होता है, ये भी बता दूं, परचेज अकाउंट, इसमें क्रेडिट प्लस कैश परचेज दोनों आती हैं। परचेज अकाउंट में दोनों तरह की परचेज आती हैं। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आती है, और जो कैश परचेज ऑफ गुड्स है, कैश परचेज ऑफ गुड्स लिख देता हूं, वो किस में आती हैं? कैश बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट क्या है? इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज कैपिटल? ना, एसेट्स की इंक्रीज कहां होगी इसमें? इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज लायबिलिटीज? नहीं। इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपिटल, देखो दो चीजें हैं, सिंपली याद रखो, बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों की ट्रीटमेंट बैलेंस शीट कैपिटल में होती है, और दोनों प्लस और माइनस कैपिटल के अंदर ही होते हैं। तो याद रखें दोनों के ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन दोनों की ट्रीटमेंट कहां होगी? कैपिटल के अंदर। और कैसे होगी? एक बार प्लस एक बार माइनस। डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कैपिटल को इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। बढ़ते हैं आगे। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेज रिटर्न जर्नल इज जनरली, सोर्स डॉक्यूमेंट परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा होता है? ए क्रेडिट नोट, बी
ये लिखा क्या है, बी बिल, सी इनवाइस और डी डेबिट नोट। देखो परचेज रिटर्न के लिए कौन सा नोट होता है, याद रखो, बार बार लिखता हूं मैं, डेबिट नोट, फिलहाल जो हमारा आंसर भी है। और सेल्स रिटर्न के लिए कौन सा नोट होता है, सेल्स रिटर्न के लिए होता है क्रेडिट नोट, ये याद रखो, ठीक है। बिल और इनवाइस एक ही पेज के दो टुकड़े, ये मेरे पास एक पेज है, मैं किसी को चीज बेच रहा हूं तो मेरे लिए ये इनवाइस है, सामने वाले के लिए यही चीज क्या है, बिल है। तो जब मैं किसी को चीज बेच रहा हूं तो बेचने सेलर के लिए वो होता है इनवाइस और खरीदने वाले के लिए होता है बिल। कब, जब क्रेडिट में परचेज हो, क्रेडिट में सेल कर रहा हूं मैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। When a firm maintains a cash book, it need not maintain, क्या जरूरत नहीं है बनाने की, अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो क्या जरूरत नहीं है बनाने की, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक में जो आपका बैलेंस आएगा वही कैश अकाउंट का भी बैलेंस होता है। तो कैश अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप कैश बुक बनाओगे तो हमारा जो कैश अकाउंट है वो जो बनाने वाला मसला है वो कैश बुक हमारा सॉल्व कर देती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन, इसमें से कौन सी जो है करेक्ट है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, नहीं भाई ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, हाँ ये करेक्ट है। लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, ना ना ना, माइनस कैपिटल होगा तब ये करेक्ट है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, ये भी गलत है। तो करेक्ट कौन सी है, सिर्फ बी, बी इज द राइट आंसर। बढ़ो जी आगे। गुड्स ड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, अगर प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए तो उससे क्या होगा, इंक्रीजेस कैपिटल। भाई ड्राइंग से मैंने कहा, ड्राइंग से आपकी जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इंक्रीज नहीं होगी, पहले गलत, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डिक्रीज कैपिटल, यस, एंड डिक्रीज एसेट, आगे भी देख लेते हैं, इंक्रीज एसेट, डिक्रीज एक्सपेंस, इंक्रीज एंड, हाँ डिक्रीज कैपिटल, कैपिटल भी डिक्रीज होगी और एसेट्स भी डिक्रीज होगा। एसेट्स में क्या चीज डिक्रीज होगी, गुड्स की बात कर रहे हैं, एसेट्स में बात करें तो स्टॉक डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स प्रीवियसली रिटन ऑफ, इसको हम कहां दिखाएंगे, इंक्रीज एसेट्स एंड रेवेन्यू, डिक्रीज एसेट्स एंड एक्सपेंस, इंक्रीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इंक्रीज एक्सपेंस एंड एसेट। देखिए अगर बैड डेट्स की रिकवरी हुई है, इसका मतलब हमें जो हमारा डूबा हुआ पैसा वो हमें वापस मिला है, तो हमारा कैश इंक्रीज होगा, मतलब एसेट्स इंक्रीज होंगे। और क्योंकि बैड डेट्स हमें रिकवर हुए तो ये हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया, तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। सो आंसर भी आपका यही रहेगा, इंक्रीज एसेट्स एंड रेवेन्यू। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज रिगार्ड शुड बी डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर। जो रूल है डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर, वो किसका रूल है, वो रूल है किसका, डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर, वो रूल है पर्सनल अकाउंट का। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी, रियल का रूल तो आपको सबको पता ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेजेस ओइंग इज, वेजेस जो आउटस्टैंडिंग है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। वेजेस आउटस्टैंडिंग आपका कौन सा अकाउंट है, वो है पर्सनल अकाउंट। अगर खाली वेजेस होता, वेजेस अकाउंट, तो होता नॉमिनल अकाउंट, तब वो हमारा एक्सपेंस बन जाता। अभी ये है पर्सनल अकाउंट। चलिए, द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज एप्लीकेबल टू। जो बेसिक रूल है बुक कीपिंग का कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया डेबिट करो, जो गया क्रेडिट करो, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है रियल अकाउंट के ऊपर। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स, उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, टोटल करते हैं। इधर बैलेंस और टोटल, इधर बैलेंस और नॉट टोटल। डिस्काउंट कॉलम जो होता है उसको सिर्फ बैलेंस किया जाता है। सिंपल याद रखो, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, उनका जो टोटल होता है उसको सिर्फ, सॉरी बैलेंस नहीं किया जाता, टोटल किया जाता है। एक मिनट, करेक्शन है। जो भी नॉमिनल अकाउंट हैं, इनकम और एक्सपेंस को जो रिकॉर्ड करते हैं, उनके बैलेंस को टोटल किया जाता है। मतलब जो भी साइड होगी उसको टोटल किया जाएगा, बैलेंस नहीं किया जाता। तो याद रखना, नॉमिनल अकाउंट जो हैं, इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट, उनके जो बैलेंस है सिर्फ टोटल किए जाते हैं, बैलेंस नहीं किया जाता। बैलेंस आपको पता है ना कैसे करते हैं, ये आपकी लेजर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, जो साइड बड़ी है उसका टोटल पहले लेके, जैसे डेबिट साइड बड़ी है इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करते हैं, या क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड माइनस करते हैं। इसको कहते हैं बैलेंस करना। यहाँ पर सिर्फ टोटल किया जाता है, बैलेंस नहीं किया जाता। किसमें,
नॉमिनल अकाउंट में, और डिस्काउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आता है। एक कस्टमर्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन, कस्टमर का चेक डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड का मतलब बाउंस हो गया, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे भाई? आपको याद होगा कि जब आप कैश बुक बनाते हो, ठीक है, क्या ये बैंक कॉलम के साथ बना रहा हूं मैं, ठीक है, तो राम ने आपको चेक दिया तो आप यहां लिखते हो बैंक कॉलम में 2000 का। अब वो चेक कैंसिल हो गया तो उसको भी कैंसिलेशन के लिए इधर ही लिखोगे कैश बुक में 2000 का, है ना। राम ने आपको चेक दिया, आपने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, चेक बाउंस हो गया, आपने बैंक बैलेंस घटा दिया, बढ़ाना यहाँ कैश बुक में डेबिट साइड में, घटाना क्रेडिट साइड में, तो लिखा कहाँ लेकिन कैश बुक के अंदर ही, तो आंसर भी वही रहेगा कैश बुक के अंदर, और कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में, ये भी याद रखो यहां पर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश बुक इज ए सब्सिडरी जर्नल, सब्सिडरी जर्नल लेजर्स, लेजर या नन ऑफ दिस। देखो कैश बुक हमारी कैश बुक हमारी सब्सिडरी भी है, जर्नल भी है और लेजर भी है। क्यों? जब हम कैश बुक बना देते हैं तो हमें जर्नल और लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए ही कैश बुक बनाई जाती है। सो ये सबका जो है पर्पस जो है सॉल्व कर देती है, मसला हल कर देती है, सब्सिडरी का भी, जर्नल का भी और लेजर का भी, जर्नल और लेजर का भी, सब्सिडरी तो है ही वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश बुक रिकॉर्ड्स, मुझे लगता है ये सबको आता होगा, जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, ऑल कैश ट्रांजैक्शन जो है कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। लेजर फोलियो कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम, जर्नल जब बनाते हो उसमें एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है, आपने ऐसे जर्नल बनाया होगा फॉर्मेट, अगर आपने गौर से देखा हो तो यहाँ पर एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है। इसको कब फिल करते हैं? लेजर फोलियो का मतलब होता है कि ये ट्रांजैक्शन लेजर में जहाँ रिकॉर्ड की जाएगी उसका पेज नंबर लिखा जाएगा। तो इसका मतलब जब ये ट्रांजैक्शन जर्नल वाली लेजर में रिकॉर्ड की जाएगी, यानी जब उसकी पोस्टिंग की जाएगी तभी तो पता चलेगा ना कि किस पेज नंबर पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। तो जब पोस्टिंग की जाती है वहां से देखा जाता है पेज नंबर, और यहाँ लिख दिया जाता है कि लेजर के इस पेज नंबर पे ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हुई है। तो जब पोस्टिंग करते हैं तब हम लेजर फोलियो का कॉलम फिल करते हैं। नेक्स्ट, परचेज बुक रिकॉर्ड्स, तो आज ही बात की कि परचेज बुक में जितनी भी क्रेडिट परचेजेस हैं वो रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, किस बैलेंस से हम बना सकते हैं भाई? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बीआरएस बनाने के लिए दोनों बैलेंस से बना सकते हैं। अगर आपके पास दोनों बैलेंस है, कैश बुक और पासबुक, दोनों में से किसी भी बैलेंस को लेकर आप बीआरएस बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि कैश का बैलेंस लो, पासबुक का लो, दोनों बैलेंस है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। द डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कैश बुक है, कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस इसको कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव या फेवरेबल। जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है वही आपके बराबर होता है पासबुक के डेबिट बैलेंस के बराबर, यानी कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस जो आपका जो कैश, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोबारा से इसको करते हैं। जो हमारी कैश बुक है, ठीक है, जो हमारी कैश बुक है इसका जो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो जो कैश बुक का डेबिट है वही पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा? वो पासबुक का होगा क्रेडिट बैलेंस, यानी पॉजिटिव, और वाइस वर्सा। या फिर जो कैश बुक का, ध्यान से समझना, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है वो होता है नेगेटिव, और पासबुक का कौन सा होगा? उल्टा। पासबुक का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस होता है कौन सा? नेगेटिव, ठीक है। अब क्या पूछा गया? डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, कौन सा बोला मैंने? नेगेटिव, यानी माइनस बैलेंस। नेक्स्ट इज ए बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, किसकी कॉपी है? कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक, कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम। भाई बैंक की जो पासबुक है कॉपी है, जो कस्टमर का अकाउंट है बैंक में तो उसकी कॉपी होती है पासबुक। चलिए आगे, द बैंक बैलेंस इज ट्रीटेड एज प्लस बैलेंस इफ इट इज ए बैलेंस ऑफ, बैंक बैलेंस को प्लस बैलेंस माना जाता है जब ये किसका बैलेंस हो? कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ऑल ऑफ द अबव। देखिए अभी मैंने इससे पहले आपको बताया बैंक बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस कब होता है? ट्रीटेड एज प्लस बैलेंस। अभी मैंने बताया था
जब कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस हो, यस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, यस। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, यस, ऑल ऑफ द अबव। जो बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा, प्लस वाला बैलेंस जो बैंक का है, वो क्रेडिट बैलेंस जो होगा बैंक वाला, ठीक है, बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस होगा, कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक लिख ही दिया, डेबिट बैलेंस, वो कैश बुक का हमारा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। तो याद रखो, जो कैश बुक का डेबिट, वो पासबुक का क्रेडिट। तो यहां पर प्लस मतलब फेवरेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है, कस्टमर ऑफ द बैंक, बैंक प्रोपराइटर द बिजनेस क्रेडिटर। देखो वो कस्टमर बनाता है, बैंक क्यों बनाएगा, बैंक कभी नहीं बनाता, ना ही प्रोपराइटर बिजनेस का बनाता है। वो कौन बनाएगा, बैंक का जो कस्टमर है। एसेट्स अकाउंट शोज, एसेट अकाउंट क्या दिखाता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने बड़ी बार बोला कि एसेट्स और एक्सपेंस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस इज द राइट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरली शो ए क्रेडिट बैलेंस, इसमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। फ्रेट आउटवर्ड का कौन सा बैलेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। बैड डेट लॉस है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो हमें पूछा गया था क्रेडिट बैलेंस किसका है, वो है रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरली शो ए डेबिट बैलेंस, इसमें से किसका डेबिट बैलेंस है भाई, कैपिटल जो है, कैपिटल जो है, कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक चार्जेस ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। और बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर यानी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस किसका है, दैट इज बैंक चार्जेस, यानी बैंक जो चार्जेस लगाता है आपके अकाउंट में किसी सर्विस के बदले में, उसको बैंक चार्जेस कहते हैं। और एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम करेंगे कल, यानी आज क्या वार है, आज मंगलवार है, बुधवार, नए एमसीक्यूज। आज के लिए इतने ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।